नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग विजन आईएएस के मंथली मैगजीन डिस्कस कर रहे थे और लगभग पूरा सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। और जो बचे सेक्शन है हमारे, एक तो इथिक्स के बचे हुए हैं और दूसरा इकोनॉमिक्स के। तो आज आपका इथिक्स कंप्लीट होगा। देखिए, हम चाहते हैं कि आप सभी का जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, तो चाहे इथिक्स ही क्यों ना हो, क्योंकि इथिक्स काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन हम शुरू से इग्नोर करते हैं इस सब्जेक्ट को, तो हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें केस स्टडी सॉल्व करने का स्ट्रेटजी होता है। तो अगर हमने केस स्टडी सॉल्व करने का प्रैक्टिस शुरू से नहीं किया तो आप समझिए कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये तो लॉजिक है। किसी भी सफलता के पीछे जो राज होता है वो प्रैक्टिस होता है। डिस्पाइट कि आपके पास स्मार्ट ब्रेन है या ना है, प्रैक्टिस तो मायने रखती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है अच्छे से तो आपका और अच्छा मार्क्स उठेगा। ये तो लॉजिक की बात है। तो इसीलिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि जो एथिक्स के सेक्शन है इसके हम थ्योरेटिकल पार्ट को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ के साथ कुछ केस स्टडी इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हम उस केस स्टडी को भी सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तभी आपका दिमाग भी खुलेगा और आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजें लिंक भी कर सकेंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। वैसे भी एथिक्स का जो कंसेप्ट होता है काफी इंटरेस्टिंग होता है, काफी मजा होता है और आपको जीवन में क्लैरिटी भी देने में काफी मदद भी करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ही सबका जो मोटिवेशन है हमें आगे बढ़ाता है। तो आप हमें सपोर्ट करें और आगे बढ़ें, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए, जो पहला टॉपिक है आपका गुड लाइफ, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग वर्क एंड लेजर। अब एक चीज आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि आज के समय में ना जो वर्ल्ड है काफी ज्यादा बिजी हो गया है। यानी कि अब वर्ल्ड को 5 मिनट भी फुर्सत में समय निकालने के लिए बोले, किसी व्यक्ति को 5 मिनट आपके लिए समय निकालने के लिए बोले, तो हो सकता है बड़ा मुश्किल से वो समय निकाले या फिर ना भी निकाले। ठीक है, ये केस आपके साथ भी हो सकता है, ये केस मेरे साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। अब काम का एक मतलब तो ये होता है कि चलिए हम एम्प्लॉयड हैं, हम कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखें तो जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से काम है, बट उसमें इनकम नहीं है, तो हम उसको फॉर्मल जॉब या एम्प्लॉयमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपका टाइम तो जा रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे, तो आपका एक हैबिट बन गया। ओके, अब आपको बोलेंगे कि 1 घंटे के लिए प्लीज आप ये कार्य कर दो या दूसरा कार्य कर दो, तो आप एक रेसिस्टिव रिस्पॉन्स दिखाएंगे, आप दूसरे कार्य में ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी फिलहाल स्टडी है। क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम खूब ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा और हम एक अच्छी जॉब ले लेंगे। कुछ यही कंटेक्स्ट बनता है। सिमिलरली आप थोड़ा आप रिलेट कर सकेंगे कि जो व्यक्ति वर्क कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, ठीक है, तो आज का समय इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि उसको डे टू डे बेसिस पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने प्रमोशन के लिए फाइट करते रहना पड़ता है। खासकर प्राइवेट की बात करें तो जैसे प्राइवेट में क्या होता है कि भाई अगर आप ज़्यादा डेडिकेटेड से कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ज़्यादा कंपनी के लिए एट्रैक्टिव लुक दिखा रहे हैं, एट्रैक्टिव लुक मतलब होता है ना, थोड़ा सा हम ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कंपनी के लिए कार्य करें, तब आपका प्रमोशन होगा। तो इसके कारण आपका जो लेजर टाइम है, जो फ्री टाइम है, वो कंप्रोमाइज होगा। अब सवाल उठता है कि जो लेजर टाइम है वो है क्या। लेजर टाइम आपका फ्री टाइम होता है, या आपका खुद का समय होता है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। अब क्रिएटिविटी में तो कुछ भी हो सकता है, आप खेल सकते हैं, आप कुछ स्किल्स सीख सकते हैं, स्किल्स ऑफ म्यूजिक, स्किल्स ऑफ डांस, कुछ भी सीख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही शांत बैठकर नेचर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कुछ नॉवेल्स
या इंटरेस्टिंग बुक पढ़ सकते हैं जो आपके पर्सनल ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन के लिए मायने रखता है। लेकिन आप हमें बताइए कि आप कितने दिन ये सब कार्य कर पाते, कितने दिन जाके खेलते हैं, कितने दिन जाके आप म्यूजिक सीखते हैं, या फिर कितने दिन जाके आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़ते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा हम डोमिनेट हो गए हैं, इतने ज़्यादा हम हैबिटेबल हो गए हैं अपने वर्क लाइफ में कि हमारा जो लेजर लाइफ है, फ्री टाइम का जो एक क्राइटेरिया है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो बेसिक कंटेक्स्ट इस टॉपिक का यही है कि भाई साहब वर्क तो है ही, और वर्क कभी कभी हमें सेटिस्फैक्शन भी दे देता है, लेकिन हमारा लेजर टाइम भी कंप्रोमाइज हो रहा है। तो हमने लेजर को समझा कि लेजर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई ताकि आपका जो दिमाग है थोड़ा सा खुले, थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में सोच सके। अब आप कंटेक्स्ट की बात करते हैं। तो बेसिकली जो आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, वो कन्वेंशन चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में जो खेल का महत्व है उसको रिकॉग्नाइज करती है। पहली बात तो खेल बच्चे के लिए एक लेजर टाइम हो गया, जैसे स्टडी बोरिंग हो गया, लेकिन अगर उसे खेलने के लिए कह दे तो वो उसका लेजर टाइम है, वो उसमें पूरा पोटेंशियल अपना दिखाता है, पूरा एनर्जी दिखाता है। ठीक है, तो यहां से निकल कर आता है द राइट ऑफ द चाइल्ड टू रेस्ट एंड लेजर, कि भाई उनको रेस्ट करने का या फिर फ्री टाइम में खेलने का, कूदने का जो भी समय वो दिया जाना चाहिए। और इसके लिए 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी डिक्लेयर किया गया है। तो कंटेक्स्ट ये एक है। दूसरा कंटेक्स्ट क्या है कि अभी एक रिसर्च की गई अंगिलिया रस्किन यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें सजेस्ट किया गया कि जो लेजर एक्टिविटीज किए जाते हैं व्यक्ति के द्वारा, लाइक पेंटिंग हो गया, पोइट्री होगा, कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो वर्क जो उसको वेलबींग या सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये लेजर एक्टिविटीज करने से मिलेगा। इस चीज को आप खुद ऑब्जर्व करते होंगे। आप लगातार 7 दिन तक वर्क करते रहिए, बोर महसूस कर जाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, और खासकर तब जब आपका वर्क इंटरेस्टिंग नहीं है, आपके इंटरेस्ट वाला नहीं है, बस आप मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि अगर आप लेजर एक्टिविटीज में कुछ टाइम देते हैं, जैसे आप ऑफिस से आए या फिर आपने स्टडी के बाद कुछ अपना लेजर एक्टिविटीज किया, तो आप मोर एनर्जेटिक फील करते हैं, मोर प्रोडक्टिव फील करते हैं। तो इससे आपके वर्क में भी और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। एक तो बात ये है, और दूसरी बात जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है व्यक्ति का ये सब लेजर एक्टिविटीज करने से, इसका कोई पैसा सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता। ओके, और कोई कोई व्यक्ति का परसेप्शन होता है कि नहीं वर्क में ही सेटिस्फेक्शन होती है। तो भाई एक बात ये भी है कि अगर आप ज़्यादा ही जॉब से या वर्क से इंगेज हैं, तो आप फ्री टाइम निकाल नहीं रहे, फैमिली टाइम निकाल नहीं रहे, तो फिर वो स्ट्रेस काउज करेगा। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी जो वर्क होता है वो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भी मुक्ति दिलाता है। दोनों कंटेक्स्ट, हम दोनों कंटेक्स्ट की बात करेंगे, तभी तो ये कंट्राडिक्टिंग भी होता है और कंप्लीमेंट्री भी होता है। ओके, तो हमने जो ओवरव्यू बनाया है वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में। अब आप चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे और केस स्टडी भी सॉल्व कर सकेंगे। तो जो लेजर है उसको हम फ्री टाइम कहते हैं, और इस फ्री टाइम में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। ध्यान रहे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लेजर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें आप सोचते रहते हैं कि भाई हमें नौकरी कब मिलेगी, है ना, हम कार्य तो करना चाहते हैं। तो जो ट्रू लेजर है इसमें लोग अपने अपने इंटरेस्ट को फ्लरिश होने देते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ सेंस ऑफ फ्रीडम है हमारा। ओके, और अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड लेजर, तो मैंने आपको बताया कि दोनों कंटेक्स्ट हम देखेंगे। एक तो है आपका कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप, जहां पर जो वर्क है, आपका जो कार्य है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपको एज ए लेजर मालूम होता है, यानी कि जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमें कुछ सेंस ऑफ फ्रीडम दिख रहा है। इसके हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे।
जैसे कैसे है ये, पहला पॉइंट निकल कर आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब कोई आपकी नौकरी फ्रीडम ऑफ चॉइस पर आधारित है, यानी कि ये आपके इंटरेस्ट वाला जॉब है, यानी कि आपको ये जॉब करने में मजा आता है, तो फिर आप बोर नहीं फील करेंगे। इट्स लाइक लेचर। जैसे कोई कॉमेडी शो है, अब जो कॉमेडियंस है उनको पता है कि भाई हमारा ये जो जॉब है वो हमें काफ़ी ज़्यादा आनंद देता है, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो मोस्टली ये चांस होगा कि वो उसके लिए ये इंजॉयबल थिंग बन जाएगा, इंजॉयबल वर्क बन जाएगा। एक पॉइंट क्लियर है आपका, है ना। जैसे राइटिंग नोवेल्स और कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर्स माइट फील लाइक लेजर टू पर्सन, जो पढ़ने में या फिर लिखने में जिनको आनंद आता है, वही हमने कॉमेडियन का भी एग्जाम्पल दिया। दूसरा है आपका इंश्योरिंग वेलबींग, है ना। जो आपका वर्क है वो आपको वेलबींग भी प्रोवाइड करता है। एक तो इनकम सिक्योरिटी देता है, जो बॉर्डम है, जो बोरिंगपन है, उससे आपको दूर करता है क्योंकि आप इंगेज रहते हैं, और गरीबी से भी मुक्ति दिलाती है। आपका इनकम आता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ भाई हम आगे कुछ कर सकते हैं, हम आगे कुछ प्लान कर सकते हैं घूमने के लिए, कुछ खाने के लिए, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास नौकरी है तो एक रिलेशनशिप बनाने में भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। आजकल होता है ना कि आपके पास जॉब नहीं है तो फिर शादी भी मुश्किल होती है, रिलेशनशिप बनाना भी मुश्किल होता है, तो वो भी दिक्कत नहीं रहेगी, और आपके इमोशनल कंट्रोल को भी इम्प्रूव करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी मजबूत करता है, ये चीज़ है। लेकिन क्या सब कुछ सही ही होता है? नहीं। यही तो बात आ गई आपकी कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका फ्रीडम और रेस्पॉन्सिबिलिटीज में डिफरेंसेस आ सकती है। एक तरफ आप चाहते हैं कि हम जो है वर्ल्ड टूर करें, घूमें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, या फिर हम अपने लेजर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग सिंगिंग को प्रमोट करें। दूसरी तरफ आप 12-12 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी इन एक्टिविटीज को कैसे टाइम देंगे? आप अपने फैमिली के साथ कैसे टाइम वेस्ट करेंगे? है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो आपका डिलीवरी बॉयज होते हैं उनको कैसे पेमेंट मिलता है कि आप जितना ज़्यादा डिलीवरी करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। अब एक व्यक्ति का तो माइंडसेट यही होता है कि भाई चलो ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा डिलीवरी करते हैं, तो पैसे तो आ रहे हैं, ठीक है, लेट से कि 100, 200, 500 रुपये ज़्यादा आ गए, लेकिन उसके बदले उनका 5 घंटे का लेजर टाइम चला गया। वो उसके साथ फैमिली के साथ इंगेज कर सकते थे, बच्चों के साथ खेल सकते थे, बच्चों के साथ इंगेज कर सकते थे, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो यहाँ पर फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दिक्कत आ जाती है। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ समझाया। तो एक तरफ प्लस भी है और एक तरफ माइनस भी है। ओके, वन गेट्स कंप्रोमाइज। उसके बाद है आपका सेल्फ एक्सप्रेशन वर्सेस पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ तो जरूर रहेगी कि भाई कंपनी के स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करके अपना काम करना होगा। यानी कि आप अगर कंपनी के लिए बेनिफिशियल है तो कंपनी आपको रखेगी, प्रमोट करेगी। और आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर एक व्यक्ति दूसरे से आगे निकलना चाहता है, तो कंपनी में भी ये चीज़ें होती है। ओके, इसीलिए जो व्यक्ति है वो अपने आप को बार बार इम्प्रूव करने का कोशिश करता है, अपने जो प्रेजेंस का एक प्रकार से कंपनी को दिखाने का प्रयास करता है, और इसके कारण कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वेरियस डायमेंशंस में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो दिया गया है, स्कूल एजुकेशन सीजेस टू बी जॉयफुल लर्निंग एक्टिविटी, जब उनको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लर्निंग के लिए करवाया जाए कि भाई तुम सिर्फ रटो, है ना, तो वो जॉयफुल नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें क्रिएटिविटी जोड़ दे, कुछ एक्टिविटी जोड़ दे, तो वहाँ पर आपका वो एक इंजॉयमेंट वाला चीज बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कंप्लीमेंट्री और कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप देखा, वर्क का, लेजर का। ओके, दोनों चीजें हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन से फैक्टर्स है दैट मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर। तो एक तो वर्क प्लेस कल्चर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे कंपनी में ज्वाइन किए हुए हैं जहां पर जो परफेक्शनिज्म का एक्सपेक्टेशन है काफ़ी ज़्यादा है ना, कॉम्पिटिटिव माहौल है, और अच्छा प्रोग्रेस करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, तभी हम आपको प्रमोशन देंगे, तभी हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, और एक्स्ट्रा वर्क करो तभी हम आपको और पैसे देंगे, है ना।
तो ये आपका एक दो दिन की तो बात है नहीं, जब तक आप कंपनी से जुड़े हैं तब तक ये चीज़ें नजर आएंगी। तो ये है आपका वर्क प्लेस कल्चर जो व्यक्ति के लेजर टाइम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, और भारत के वर्क प्लेस कल्चर को आप देख ही लीजिए, जो मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स हैं वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में, और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या नियम कानून पालन होता है वो आपको पता ही होगा, है ना। 12-13 घंटे 14 घंटे बिना रोक के बिना टोक के करना पड़ता है वर्क। क्यों? इनकम का सवाल है, फैमिली को देखने का सवाल है, तो आप समझिए। फिर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है इसने भी कहीं ना कहीं वर्क लेजर बैलेंस को डिफेंड किया है। क्योंकि अब जैसे देखिए कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं ऑफिसेस के जो आप घर पर भी कर सकते हैं, तो चलो ठीक है, कंपनी में थे तब तो आपको फुर्सत नहीं मिल रही थी, लेकिन आजकल क्या है, घर पर भी आ गए तो पता चला कि हम शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, पता चला कि हम कुछ अन्य ऑनलाइन एक्टिविटीज में पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर भी आपको शांति नहीं, तो कंप्रोमाइज तो होगा ना आपका लेजर एक्टिविटीज में, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद डिजायर ऑफ ओवर अर्निंग, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। ओके, तो यहाँ पर एक डाउट यही निकल कर आती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, बट कितना? अब हमें पता ही नहीं है कितना, तो हम जिंदगी भर यही विचार में रह जाते हैं कि भाई कमाना है कमाना है कमाना है, लेकिन अंत में यही समय बीत जाता है, पता ही नहीं चल पाता कि कब हम बचपन से बूढ़े हो गए और बस कमाने और पैसा गैदर करने के चक्कर में हमारा जो इम्पोर्टेंट लाइफ था वो नेग्लेक्ट हो गया। उसके बाद है हसल कल्चर। हसल कल्चर का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सोसाइटी है वो भी चाहता है कि भाई तुम काम करते रहो जिंदगी भर। मतलब अगर आप एक दिन विदाउट एनी बिजनेस, मतलब अगर आप एक दिन अस्थिरता से बिताते हैं घर पर, तो भाई लोगों को चिंता होने लग जाएगी कि भाई ये इतना अस्थिर से कैसे घर पर रह रहा है ना। तो यानी कि जो सक्सेस है व्यक्ति की वो डिपेंड करती है आप क्या जॉब कर रहे हैं, किस टाइप का जॉब कर रहे हैं, जॉब कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं। तो इसीलिए भाई जो जॉब नहीं करेगा उसको गिल्ट तो फील होगा ना कि भाई हमें जॉब करना चाहिए। मतलब जॉब तो करना चाहिए व्यक्ति को अपने इनकम सिक्योरिटी के लिए, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेजर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं निकाल रहा है बिकॉज ऑफ द सोसाइटियल प्रेशर, बिकॉज ऑफ द सोसाइटियल कल्चर, तो फिर ये तो अपने फ्रीडम से खिलवाड़ वाली बात हो गई, है ना। फिर आप देखिए वे अहेड फॉर इंश्योरिंग वर्क एंड लेजर को एग्जिस्ट हारमोनियसली, क्या किया जाना चाहिए। तो भाई पॉजिटिव वर्क कल्चर लेकर आ जाओ, यानी कि जहां हम कार्य कर रहे हैं, जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे चेंजेस कर दिया जाए कि कार्य भी इंजॉयमेंट बन जाए। लाइक ओपन कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज किए जाए। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन ये दिया गया है जो आप लिख सकते हैं कि जो वर्कर्स है उनको एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दे दिया जाए। और एज पर द रिसर्च ये पता चला है कि अगर हम एक्स्ट्रा छुट्टी देते हैं तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ बढ़ता है, व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है, बेटर डिसीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी कम होगा। क्योंकि भाई कंपनी में जाएंगे नहीं तो वो उस दिन जो प्रोडक्शन और बिजली पानी सबका खर्चा है वो बचेगा तो आपका CO2 इमिशंस भी कम होगा, AC नहीं चलेगा, है कि नहीं है। उसके बाद है आपका बॉन्डेड रैशनैलिटी, यानी कि जो डिसीजंस होनी चाहिए वो परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं होनी चाहिए बल्कि रैशनल डिसीजन की तरफ होनी चाहिए। और रैशनल डिसीजन में कभी कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, तो फिर गलत हो रहा है कभी कभी डिसीजन, तो वो उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि परफेक्शनिज्म के पीछे भागेंगे तो नो वन विल बी परफेक्ट, और हमेशा वो भागते रहेगा परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, है कि नहीं है, फिर रुकेगा नहीं। इसीलिए आपका बॉन्डेड रैशनैलिटी कि भाई क्या प्लस है क्या माइनस है, बेस्ड ऑन दैट वी टेक द डिसीजन, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हाइब्रिड वर्किंग, कि चलो ठीक है कभी हमने कंपनी में काम कर लिया, कभी हम घर पर काम कर लिए, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद सेट बाउंड्रीज, यानी कि क्लियरली डिफाइन वर्क आवर्स एंड स्टिक टू देम। आपको एक डिमार्केट कर लेना है कि भाई 10 घंटे हमें काम करना है, उसके अलावा जब हमारी छुट्टी हो ऑफिस से तो ये ना हो कि हम घर पर भी आके पता चला कि अपना वर्क का स्ट्रेस फैमिली से साथ निकाल रहे हैं, वर्क व रिलेटेड इशू फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो फैमिली भी एक प्रॉब्लम में आ जाएगी, फैमिली का भी मेंटल हेल्थ दिक्कत में आएगा।
तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए आप लिमिट करिए कि चलो ठीक है, वर्क का कार्य मतलब ऑफिस तक, और जो भी हमारे पास समय बचते हैं चाहे 3 घंटे 4 घंटे, तो हम अपने लेजर एक्टिविटीज या फिर फैमिली के साथ अच्छे बिता सकते हैं। तो कंक्लूजन वही है कि जो आपके एरिस्टोटल एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, ग्रेट फिलोसोफर, इन्होंने ये कहा है कि लेजर का जो इम्पोर्टेंस है, फ्री टाइम का इम्पोर्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपको संतुष्ट भरा जीवन जीना है तो। ओके। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो ये भी कहा कि अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं है, लेजर नहीं है, तो हम सिर्फ एक वर्कर की तरह बन जाते हैं। जैसे मशीन नहीं होता है कि बस उसको ऑन कर दो और चलता रह रहा है, भाई हम मशीन नहीं है ना, वी आर एन इमोशनल ह्यूमन बीइंग। हमारे साथ इमोशन भी है, मेंटल स्ट्रेस आती है, एंग्जाइटी आती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें अपने इंटरेस्टिंग थिंग्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो ये चीज़ आप समझिए। तो ये हो गया। अब आप देखिए कि केस स्टडी एक दिया गया है, हालांकि हमने टॉपिक जो बताया है अब आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो केस स्टडी आप सोल्व करिए। हम थोड़ा सा आपको बेसिक एक केस स्टडी सोल्व करके बताते हैं, अदरवाइज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं। यू आर करंटली एम्प्लॉयड इन ए वेल पेड एमएनसी। आप एक अच्छे खासे पेड एमएनसी में यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्य है आपका, इसमें आपको डिफरेंट सिटी जाना पड़ता है बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ क्लाइंट, यानी कि जो क्लाइंट है, जो यूजर है, जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपको उसे सर्व करने के लिए डिफरेंट सिटी जाना पड़ता है। तो आप हाईलाइट करिए, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है कि कंपनी है, डिफरेंट सिटीज में आपको जाना पड़ता है, तीसरा है आपका क्लाइंट, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि आपकी जो मंथली बोनस है और जो लॉन्ग टर्म प्रमोशन है वो डिपेंड करता है कि आप कितने क्लाइंट को एक महीने में सर्व करते हैं, यानी कि आपका प्रमोशन लिंक कर दिया है टारगेट अचीवमेंट। जैसे आपका जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं जो डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स को, कुछ ऐसा आप लिंक कर सकते हैं। अब क्या है, अब आपके पास आता है अपना पर्सनल प्रॉब्लम कि आपकी माँ है, उनको पता चला कि स्टेज 2 कैंसर है और डॉक्टर ने बोला है कि उनको केयर करने की ज़रूरत है और उसके लिए एक अच्छे खासे पैसे की भी ज़रूरत है ताकि आप उनका केयर कर सके, जो भी उनको डाइट है या फिर ट्रीटमेंट है उन सब के लिए। लेकिन एक बात ये भी पता चली कि आपका एक इंटरेस्ट भी है कि आप जो प्ले है या फिर एक्टिंग है या फिर मूवीज है, सब में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण रहता है आपका। ओके। और बट जो आपकी वर्क लाइफ है, कंटिन्यूस ट्रेवलिंग, वर्क टारगेट्स, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स, तो आपको आपकी पर्सनल हॉबी या फिर एक्टिविटीज करने में वो बाधा दे रही है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज़ के लिए सिंस योर चाइल्डहुड, और अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप सिटी प्ले देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको जॉय महसूस होता है, खुशी महसूस होता है, और आपको लगता है कि चलो कुछ तो फ्री मिला, हमें मुक्ति तो मिला वर्क लाइफ सबसे। ठीक है, तो ये जो आपका वर्क बर्डन है एक तरफ, और दूसरी तरफ है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव नॉट ओनली रिड्यूस योर चांसेस ऑफ बैगिंग ए रोल दैट बट ओवरबर्डन विद योर एंग्जाइटी एंड मेंटल एग्जॉस्शन, और आपका जो वर्क में परफॉर्मेंस वो भी कम हो रहा है। तो ये हमने कुछ केस स्टडी समझाई आपको। अब क्या है कि ऑन द बेस ऑफ द एबव केस स्टडी आंसर द फॉलोइंग, कि भाई कॉजेटिव फैक्टर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस अमंग द पीपल इन प्रेजेंट टाइम, कि आखिर कौन कौन से वो फैक्टर है जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस यानी कि कार्य आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वहां से आपको स्ट्रेस मिल रही है इन द प्रेजेंट टाइम, तो क्या कारण है, डिस्कस करिए। तो चलिए सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते। हमने आपको बोला कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करिए कि आप एक एमएनसी में कार्य कर रहे हैं, आपको डिफरेंट सिटीज़ भेज दिया जाता है आप क्लाइंट से डील करने के लिए, और आपका जो प्रमोशन है, इनकम है, वो सब आपका क्लाइंट से जितना इंटरेक्ट करते हैं उससे आपका अटैच है। लेकिन दूसरी तरफ है आपका फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इश्यू, उसके कारण आपकी मेंटल प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जा रही है, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो पता चला कि इनकम कहाँ से आएगा, ये सब कुछ प्रॉब्लम है आपको, है ना। फिर आपकी एक्टिविटी जो भी आपके
लेजर एक्टिविटीज हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपको एक अलग से स्ट्रेस एक्यूमुलेट करवा रहा है, क्योंकि अगर आप ये सब एक्टिविटीज करते हैं, खेलते हैं, तो आपको वो स्ट्रेस नहीं मिलता है ना। तो क्या कारण है, तो आप देखिए जो हमने कारण ढूंढा, थोड़ा सा थिंक करिए, आप पॉज करिए, थोड़ा सोचिए। हमने तो सोच लिया, अब आपको सोचना है, और उसके बाद देखिए कि क्या आपने इतने पॉइंट सोच पाए। तो क्या पॉजिटिव फैक्टर है, एक है आपका इंटरसिटी वर्क, आपको बार बार दूसरे दूसरे सिटी में जाना पड़ रहा है, तो एग्जॉस्टिक फील करेंगे आप, है ना। कभी आपको इंडिया में, कभी आपको बांग्लादेश में, कभी आपको पाकिस्तान में अगर रोज के बेसिस पे भेज दिया जाए तो कितना परेशान महसूस करेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो स्टेबिलिटी चाहता है। एक प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा क्या है, टारगेट बेस्ड प्रमोशन, कि भाई आपका प्रमोशन जो होगा वो टारगेट के आधार पर, अगर नहीं आपने फुलफिल किया तो हो सकता है आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाए, क्योंकि भरे पड़े हैं दूसरे लोग। तो टारगेट बेस्ड, तो ये भी आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का कारण है कि आप जितना टारगेट फुलफिल करेंगे उतना आपको वर्क में टाइम देना पड़ेगा, उतना आपके लिए लेजर टाइम कम बचेगा, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपटीशन, आप नहीं तो कोई दूसरा, ठीक है। आपको हो सकता है वो कंपनी का टारगेट फुलफिल ना करे तो आपको निकाल दिया जाए। उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप उतने अच्छे वेल टू डू फैमिली से नहीं है और ट्रीटमेंट करना है, कोई बीमारी आ गई तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप वर्क को छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और उसके बाद है लेस लेजर टाइम, कि भाई इतने सारे आप स्ट्रेस से झेल रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए कोई तरीका नहीं है, आप अपने लेजर टाइम को यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे जो आपके स्ट्रेस को दूर कर दे, ठीक है। और उसके बाद कंपनी का वर्क कल्चर भी काफ़ी मायने रखता है, कि कंपनी ने अगर वर्क कल्चर ऐसा बना कर रखा है जहाँ पर आपको 1 मिनट का ब्रेक नहीं, 1 मिनट का डिस्कशन अपने लोगों के बीच नहीं, तो वो भी एक स्ट्रेस बस देता है। उसके बाद जॉब क्रीप, जॉब क्रीप हमने शायद आपको नहीं समझाया ना। जॉब क्रीप में क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, जॉब क्रीप हैपेंस व्हेन ए पर्सन परफॉर्म्स टास्क आउटसाइड द एग्रीड स्कोप ऑफ देयर जॉब। यानी कोई अगर मैनेजर के पोस्ट पर है, पता चला वो पोछा लगा रहा है, समझ में आ रहा है, या फिर पता चला कुछ एडिशनल वर्क दे दिया जो उसके फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो वो जॉब क्रीप हो गया। तो ये भी तो परेशानी है, तो जॉब क्रीप हो गया। उसके बाद एक सोसाइटियल माइंडसेट, कि अगर आप कार्य नहीं करते तो आपको लोग जो है ताना दे दे के आपको काम करवा ही देंगे, इसको कहते हैं प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये सब पॉइंट्स का आप सोच पाए हैं, अगर सोच पाए हैं तो इसका मतलब आपकी एथिक्स की तैयारी काफ़ी अच्छी है, ओके। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है, साइटिंग एग्जाम्पल सजेस्ट मेजर्स दैट एमएनसी मस्ट टेक टू एंश्योर इफेक्टिव वर्क लाइफ बैलेंस फॉर देयर एम्प्लॉय। भाई क्या किया जाना चाहिए एमएनसी के द्वारा, अगर उनको ये सब परेशानी हमने बता दी तो एक तो ये है कि भाई हाइब्रिड वर्क हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कि चलो अगर कोई घर पे बीमार भी है तो उनका केयर भी हो जाएगा, उनका काम भी हो जाएगा, कंपनी का काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सुविधा दे सके तो दें। आज के समय में तो कुछ सुविधाएं ये आ रही हैं, लेकिन इसके अलग प्रॉब्लम भी है, क्या आप हमें बता सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया। उसके बाद है पॉजिटिव वर्क कल्चर, जो वर्क कल्चर होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। जैसे टीम कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और इंगेजमेंट होना चाहिए, ओके। और यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि योगा फॉर वर्क फोर्स, यानी कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कुछ समय आप ब्रेक ले सकते हैं, वहाँ पर योगा एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ टाइम कंपनी एलोकेट कर सकता है, ब्रेक टाइम या कुछ एडिशनल 1 आवर टाइम, जहाँ पर जो कंपनी के ऑफिशियल्स है वो खेल सकते हैं, या फिर कुछ एक्टिविटी जो इंगेजिंग होते हैं उसमें वो कर सकते हैं, ये चीज़ें। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स, तो अगर सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो, अगर कंपनी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को, उसके फैमिली को, तो कम से कम इतना बर्डन तो नहीं आएगा जो भी आपके वर्कर्स है उनके ऊपर, कम से कम उस इंश्योरेंस से, उस पॉलिसी से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो एक बात ये निकल कर आती। उसके बाद मंथली पक्ष दिए जाने चाहिए, कि चलो भाई साहब आपने बहुत काम किया, चलो आपको कुछ 5 दिन के लिए छुट्टी देते हैं, आप जाओ विदेश घूम के आओ या फिर दूसरे सिटी घूम के आओ, है ना। तो इससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट होता है और जो ट्रस्ट है कंपनी और वर्कर के बीच वो भी बढ़ती है, ओके। तो ये सब कुछ पॉइंट है, तो हमने डिस्कस किया। अब आपको तीसरा क्वेश्चन आप खुद आंसर दे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
What steps should you take to ensure an optimum performance towards your work, passion and family? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वो तो दूसरे नंबर पर कंपनी से पूछा गया। यहाँ पर आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं टू इंश्योर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टुवर्ड्स योर वर्क, कि आपका वर्क भी बैलेंस हो, आपका पैशन भी फुलफिल हो और आपका जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फुलफिल हो। तो क्या करना चाहेंगे? ठीक है, तो हमने पहला डिटेल से डिस्कस किया ताकि आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू मिले। चलिए हम दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अभी हमें चार चार आर्टिकल डिस्कस करने हैं, ओके, तो हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। हम दूसरा है आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट यही है कि आए दिन आप देखते रहते हैं कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आपके रोड्स हो, चाहे आपके ब्रिजेज हो, चाहे आपके कुछ डैम्स हो, रेलवे एक्सीडेंट्स हो, वो होते रह रहे हैं। तो ये सब क्या है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये कॉलेप्स होते रहता है। तो क्या पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कुछ फॉल्ट है? बिल्कुल है, तभी तो ये दिक्कत हो रही है। मॉनिटरिंग नहीं हो रही होगी, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है, कमिटी पे कमिटी का रिपोर्ट तैयार कर दिया जाता है लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है, तभी तो गलतियां रिपीट होती है कि नहीं है? तो इससे जो सवाल निकल कर आता है आपका पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर ही क्वेश्चन खड़ा करता है। एंड फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंश्योरिंग क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आप इन सब एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे ताकि आप केस स्टडी में यूज कर सकते हैं, आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। पब्लिक सर्विस डिलीवरी का मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक सर्विसेज है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज जनता को ऑफर करती है वो डिलीवर किए जाए गवर्नमेंट के द्वारा, आइदर बाय द लोकल म्युनिसिपल और द फेडरल गवर्नमेंट। ओके, जैसे रोड खराब है, रोड बनवाना है तो गवर्नमेंट ठीक करेगी। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बनवाना है, गवर्नमेंट ही करेगी। नेशनल वैल्यूज लोगों में प्रमोट करवाना है, कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर हम जितना क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, उसके साथ साथ आपका पॉवर्टी एलिमिनेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेटिंग द करप्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं तो कल को हम यूएस को compete कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। हम और ज़्यादा डिजिटल इन्वायरमेंट बना सकते हैं कुछ इनोवेटिव करके, जैसे यूपीआई हुआ है ना। उसके बाद इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी होगा, इससे आपका इनइक्वालिटीज कम होगी। ठीक है, जो आपके जेंडर या कास्ट के कारण आ जाते हैं। और एक अच्छा एग्जांपल है टारगेटेड सर्विस डिलीवरी विथ टीपीडीएस टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ये जो टारगेटेड सर्विस डिलीवरी होता है, ओके। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं इन द गवर्नेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक तो है आपका इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में जाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। जब कुछ गड़बड़ होती है, पब्लिक हाईलाइट करती है, मीडिया हाईलाइट करती है, तब उनका आँख खुलता है कि हाँ ये सब भी चीज़ें, अदरवाइज सब कुछ इग्नोरेंस रहता है ना। तो नेग्लिजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा आपका पॉलिसी इशू, कि अगर गवर्नमेंट किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है तो पता चला जो सबसे कम अमाउंट में एग्री करेगा हम उसको देंगे। भाई कम अमाउंट में करेगा ठीक बात है, लेकिन क्वालिटी भी तो कंप्रोमाइज हो सकती है। अब कोई 100 रुपये का लेट से कि बिड किया, कोई किया भाई हम 20 रुपये में ही बना देंगे। अब भाई 100 रुपये वाला क्या है, हो सकता है इसमें बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल डाला जाए रोड बनाने के लिए। अब 20 रुपये में पता चला कि भाई सीमेंट कम बालू ही ज़्यादा, तो अगले 4 दिन में वो रोड खराब हो जाएगा, फिर से पैसा है कि नहीं है। तो ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं L1 कॉन्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि जो लोवेस्ट बिडर है ये जीतता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, यूज करना। फिर एक करप्शन का मुद्दा, कभी कभी आप देखते हैं कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अदर स्टेक होल्डर्स, वो सब का एक प्रकार से नेक्सस होता है ना, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ अगर रोड में करप्शन का मामला है तो फिर वो साफ साफ नज़र नहीं आता, साफ साफ हाईलाइट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, है कि नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉबिटी। प्रॉबिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर मोरल वैल्यूज है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रांग मोरल वैल्यूज। ठीक है, कि अगर कोई अकस्मात सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हमारे मोरल वैल्यूज को भी टेस्ट किया जाए तो फिर वहाँ पर हम मजबूत रहें, वहाँ पर हम अपने प्रॉबिटी को ना छोड़ें, है ना। तो इसके लिए आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी,
और इसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जैसे आप देखिए जो दिल्ली फ्लड्स पिछले साल आया था, उसका कारण क्या था कि जो यमुना बैराज है उसके गेट जैम हो गए थे, है ना। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस नहीं, और वहाँ पर मल्टीपल अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो भाई ये करेगा, तुम करेंगे, हम करेंगे, ऐसा कुछ चलता है। उसके बाद लैक ऑफ फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ भी है। ओके, और फिर एटीट्यूडनल इश्यूज भी आ जाती है कि भाई हम तो बन गए अब ऑफिसर, अब जो है हम मालिक है, अब हम कुछ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम पर निर्भर करता है, तो इनडिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। लैक ऑफ मोटिवेशन, बस जब तक हम सर्विस में जा नहीं रहे थे तब तक हमें खूब मोटिवेशन था, सर्विस में चले गए हम भी, अब रिलैक्स हो गए। ठीक है, तो कोई इनोवेशन नहीं, कोई एक्सीलेंसी नहीं, अनलाइक द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी? तो एक तो है कि आपका लैक ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, यानी कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व करे, कैसे उस प्रॉब्लम को डील करे, इसकी कमी आ जाती है पब्लिक सर्वेंट्स में। इसीलिए आप इतने सारे घटनाएं देख लेते हैं, अभी हमने एक साल में इतने सारे घटनाएं आपको गिना दी, एक दो साल में। ओके, उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक सर्विस एटीट्यूड, कि भाई हम पब्लिक सर्विस के लिए जा तो रहे हैं सिस्टम में, लेकिन हम एक्ट नहीं कर पा रहे, पर्सनल गेन्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पब्लिक ड्यूटी पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ओके, उसके बाद करप्शन का मुद्दा तो रहता ही है। ओके, जैसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पर अनाज गरीबों को बांटा जाता है, पता ये चलता है कि भाई जो अनाज है जो डिस्ट्रीब्यूशन से पीडीएस सेंटर पर आया, लेकिन उसका उलट पुलट कर दिया जाए, क्वालिटी कंप्रोमाइज कर दिया गया, है ना। या फिर कभी कभी आप देखते हैं कि गरीबों को, जो एक्चुअल गरीब है उनको बेनिफिट्स ना मिलके जो घूस्ट बेनिफिशियरी है उसको मिल जाता है। ओके, फिर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का इश्यू है। तो यहाँ पर जो एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने 7 स्टेप मॉडल बताया है फॉर सिटीजन सेंट्रिसिटी एज पर द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी। तो एक तो ये कि पहले तो डिफाइन करिए सारे सर्विसेज को जो आप प्रोवाइड करते हैं और अपने क्लाइंट्स को, किसको आप सर्विस दे रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करिए। डिफाइन करने से ये क्लियर हो जाता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो हम किसको अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद अगर आपने डिफाइन कर दिया तो फिर स्टैंडर्ड सेट करिए, जो भी सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ सर्विस देना चाहते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई इससे नीचे की क्वालिटी तो होनी नहीं चाहिए, हॉस्पिटल में ये मिनिमम चीज़ तो अवेलेबल होना चाहिए, इतने डॉक्टर तो होने चाहिए, है ना। उसके बाद डेवलप कैपेबिलिटी, परफॉर्म टू अचीव द स्टैंडर्ड्स, मॉनिटर परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग भी जरूरी है। होता ही है गवर्नमेंट में, हमने सब कुछ तैयार कर दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन मॉनिटरिंग की बात आई कि भाई क्या परफॉर्मेंस है उस प्रोजेक्ट का, स्कीम का, पीछे, सबसे पीछे। ओके, फिर इवेलुएट द इम्पैक्ट थ्रू एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहिए बेस्ड ऑन द मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट। तो आप समझिए कि जो मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन करते हैं उसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पर भी ये लागू होता है कि आप अपने कमियों को पता करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए कि आप राइट ट्रैक पर हैं कि नहीं, डाइवर्ट तो नहीं हो रहे, डाइवर्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, कहाँ कमी है, क्या दिक्कत है। ये सब जब सवाल जवाब करेंगे तो आपकी रैशनल थिंकिंग खुलेगी और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे तो आपका रास्ता आता जाएगा, नज़दीक आता जाएगा। ओके, तो केस स्टडी देखिए, कमीशन फॉर राइट टू सर्विसेज, यानी कि जो कुछ राज्य है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, यहाँ पर ये जो कमीशन फॉर राइट टू सर्विसेज है इसको कंस्टिट्यूट किया गया है। ये जो कमीशन ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, है ना, उसको डिलीवर किया जाए अप्रोप्रिएट टाइम में, और अगर कोई अथॉरिटी डिलीवर नहीं करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, इन सब की बात की जाती है। उसके बाद है आपका राइट टू पब्लिक सर्विसेज लेजिस्लेशंस, तो आप केस स्टडी रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाई इश्यूज परसिस्टेंट इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं है वेरियस सर्विस इंप्रूवमेंट सिस्टम का, रूल्स रेगुलेशन जो भी है। उसके बाद रिजिडिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में सुधार ही नहीं करना चाहता है, वो स्टेटस को बना लिया है कि बस जैसे हैं तो वैसे हैं, है ना। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट भी है, कभी कभी ब्यूरोक्रेसी कुछ रिफॉर्म चाहती है लेकिन जो आपके गवर्नमेंट है वो उससे एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद आप देखिए नेग्लेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर एथिकल ग्रासरूट ब्यूरोक्रेसी,
ओके, यानी कि जो इथिकल ग्रासरूट ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स को सच में जनता की सर्व करने की जरूरत है, वहाँ वो चीज़ नहीं दिखती है और उसमें रिफॉर्म्स भी नहीं की जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो मस्ट है इवन एट हाई लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो मेजर्स क्या लिए जाएं टू इंश्योर गुड गवर्नेंस? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाइक सिटीजन चार्टर। क्या सिटीजन चार्टर होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्विस दिए जा रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज, तो सिटीजन चार्टर ये कहेगा भाई हम ये सर्विसेज आपको दे रहे हैं इतने टाइम फ्रेम में इस क्वालिटी के साथ, अगर नहीं तो फिर आप हमें अकाउंटेबल ठहराइएगा। कोई कोई आपका वॉलेंटरी होता है, कोई कोई आपका बाइंडिंग भी होता है। जहाँ बाइंडिंग होगा वहाँ पर आप कंप्लेन करिएगा और फिर आपको सुधार किया जाएगा। ठीक है। रेस्पॉन्सिव ग्रेविडेंस रेडियल मैकेनिज्म, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छा और इफिशिएंट परफॉर्म करते हैं अपने फील्ड में, तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करिए, स्किल्स दीजिए, इथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करिए। मिशन कर्मयोगी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद ई गवर्नेंस को प्रमोट करिए, तो इससे आपका क्या होगा, क्वालिटी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगा, जो कि आप देख रहे हैं, है ना। आज जो आप ई गवर्नेंस के माध्यम से जो बेनिफिशियरी जो स्कीम्स के पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि भाई जो बिचौलिए हैं वो नज़र नहीं आते। आपको अगर कोई सर्टिफिकेट बनाना है, डिजिटल बन जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि भाई बीच में इंटरमीडिएरीज को आपको पैसे नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करिए, ये चीज़ें। और अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, तो इसमें क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसको सेपरेट किया जाता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट से। रिजल्ट ओरिएंटेशन होता है कि भाई हमें आउटकम अचीव करना है। सिटीजन सेंट्रिक ओरिएंटेशन, यानी कि सिटीजन को प्रायोरिटी में रखती है। ओके। उसके बाद प्रोवाइडर टू बी इनेबलर, इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट और वॉलंटरी सेक्टर के कॉपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कुछ गवर्नमेंट के वर्क हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाए, या फिर पीपीपी। आज आप देख रहे हैं जो वेरियस पोर्ट्स हैं वो आपका पीपीपी मॉडल पर चलता है, यानी कि वहाँ पर गवर्नमेंट का भी स्टेक है और प्राइवेट का भी है। प्राइवेट इफिशिएंसी और इनोवेशन देती है, गवर्नमेंट पैसे देती है, प्रॉफिट देती है ना, ये चीज़ है। तो कंक्लूजन वही है कि द रोल ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज इन द सर्विस डिलीवरी, इसलिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इवॉल्व करना पड़ेगा फ्रॉम मोनोलिथिक ब्यूरोक्रेसी हायरार्ची टू मल्टी लेवल इंस्टीट्यूशंस। और जो गैप है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन, जिसके कारण सर्विस डिलीवरी सही नहीं हो पाती, उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि भाई साहब आप एक एसडीएम है, सब डिविजनल या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कह लीजिए, वहाँ पर आपका पॉवर्टी गरीबी काफ़ी ज़्यादा है और आपको इंचार्ज दिया गया है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, ठीक है। और जब आपने एनालिसिस किया प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का थ्रू द साइट विजिट, वहाँ जा जाकर तो पता चला कि जो एक विलेज है एक्स, वहाँ पर जो सरपंच है उनको जो ग्रेन्स एलोकेट होती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिशियरी, तो इसमें ये देखा गया कि जो हाउस होल्ड है फ्रॉम द लोअर कास्ट उस विलेज के, तो उनको बस 50% ही ग्रेन्स दिया जाता है। यानी कि 100 किलो अगर देने का बात है तो जो लोअर कास्ट है वहाँ पर आपको 50 किलो ही दिया जा रहा है। ओके। और फॉल्ट कहाँ आ गया फिर? सरपंच का। लेकिन पता चला कि जो सरपंच है इट इज इन गुड बुक्स, यानी कि अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ डीएम और एमपीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के साथ। समझ में आ रहा है कहाँ पर आप टसल देख रहे हैं? तो आप बताइए कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द अबव केस, कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास टू टैकल दिस सिचुएशन, और कौन से ऑप्शंस आप चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे। जो भी यहाँ पर आपके ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ ध्यान रखना है, हो सकता है 5-6 सजेशंस आपको दिख रही हूँ, वो 5-6 सजेशंस लिखने और उसके बाद आपको बताना है कि उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन चुनेंगे आप। ओके, तो ये दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। ओके, यहाँ पर जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। आपने सुना होगा इसके बारे में कि हाल फिलहाल में एक यूएस बेस्ड फर्म है जिन्होंने सेबी के चेयरपर्सन पर आरोप लगाया कि जो सेबी का कोड ऑफ कंडक्ट है, हर कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है मोस्टली, तो सेबी का भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, तो
जो चेयरपर्सन है उन्होंने वायलेट किया है इस कोड ऑफ कंडक्ट को, और इसके कारण कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द चेयरपर्सन, जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, और एक होता है प्रोफेशनल इंटरेस्ट, तो वहां पर आपको वो दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रही है, पोटेंशियल, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ है इसलिए पोटेंशियल है ये। तो एक तरफ सिविल सर्वेंट्स या इंडिविजुअल जो हाई रैंक पोजीशन पर है उनका तो है कि भाई जो पोस्ट पर वो है उस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखे, और दूसरी चीज होती है प्राइवेट इंटरेस्ट, कि वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को हावी ना होने दे, पर्सनल इंटरेस्ट को हावी ना होने दे। ठीक है, इसका बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आप एक कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, ओके, मतलब सीईओ नहीं, आप एम्प्लॉयर हैं, ओके, और आपका अच्छा खासा वहां से इनकम आता है। तो पता चला कि वो जो कंपनी है कुछ कारणवश सीबीआई के घेरे में है ना। अब उसको जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। पता चला कि भाई साहब आपको उस कमेटी का मेंबर बना दिया गया। तो आप हमें बताइए, क्या आप ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होंगे बाइस्ड डिसीजन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भी स्टेक इन्वॉल्व है कि नहीं है? बिल्कुल, इसी को कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक तो आपका जो ड्यूटी दी गई है कि आप कमेटी के सदस्य बने और आप ये देखें कि क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आपका प्राइवेट इंटरेस्ट भी आ गया। क्या है कि आपका स्टेक उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो चांसेस है बायस डिसीजन देने की। यही चीज यहाँ पर भी हुई। ओके, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आ जाए, जिसके कारण हो सकता है आप बायस्ड हो जाएं, हो सकता है आप अनअकाउंटेबल हो जाएं, हो सकता है आप पूरी ट्रांसपेरेंसी ना दिखाएं। ये चीज होती है। ओके, और आज के समय में ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। पब्लिक कंसर्न भी है इसके लिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ रही है। सेल्फ रेगुलेशन करने को कहा जाता है कंपनी को कि भाई आप सेल्फ रेगुलेशन करें, तो सेल्फ रेगुलेशन में बायसनेस तो होगी, है ना। उसके बाद इंटरचेंजेज ऑफ पर्सनल स्पॉन्सरशिप, ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक तो एक्चुअल होता है, एक पोटेंशियल होता है, एक परसीव्ड होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि सचमुच में, रियलिटी में ऑफिशियल का जो प्राइवेट इंटरेस्ट है वो कन्फ्लिक्ट में रहता है विद द ऑफिशियल ड्यूटी, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया। एक होता है पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या है कि जो ऑफिशियल की प्राइवेट इंटरेस्ट है वो अभी साबित तो नहीं हुए कि सचमुच में उसके ड्यूटी के साथ कन्फ्लिक्ट खा रही है, लेकिन ये एक संभावना है कि जो इंटरेस्ट है वो कन्फ्लिक्ट आएंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल। एक है परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, हमारी सोच के हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं कि व्यक्ति की जो पर्सनल इंटरेस्ट है और प्रोफेशनल इंटरेस्ट है वो कन्फ्लिक्ट खा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बोला जाता है कि एक बड़ा कंपनी का ऑनर है और फिर उन्होंने इनवाइट किया बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को, एमपी को इनवाइट किया। ओके, तो अगर वो एमपी इनवाइट में पार्टिसिपेट किया तो क्या इंक्लेशन जा सकता है, क्या परसेप्शन लगा सकते हैं कुछ सेक्शन ऑफ लोग, कहीं ना कहीं ये जो एमपी है उससे प्रभावित है, तो भविष्य में अगर कुछ फेवर मांगे तो दे सकता है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों चीज, इसलिए परसीव। ओके, ये व्यक्ति के एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। फिर एक पोटेंशियल और एक्चुअल हमने देखा। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो केस स्टडी सॉल्व करना है उसमें मैंने आपको बताया कि स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है और इनके क्या इंटरेस्ट है। एक है आपका पब्लिक ऑफिशियल्स। ओके, तो पब्लिक ऑफिशियल्स का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? वो तो ये कोशिश करेगा कि भाई प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो कार्य है, जो ड्यूटी हमारी, उसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, जो कंपनी की कोड ऑफ एथिक्स है या रेगुलेटरी बॉडीज की कोड ऑफ एथिक्स है उसका पालन होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या स्टेक है यहाँ पर? तो गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो,
पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन हो और गवर्नेंस में कॉन्फिडेंस हो, गुड गवर्नेंस हो। उसके बाद सिटीजन की बात करें तो एक है आपका अनबाइज्ड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। सिटीजन तो यही चाहेगा कि भाई पब्लिक सर्विसेज हमें अनबाइज्ड मिले, ऐसा ना हो कि पता चला कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो किसी पार्टिकुलर कंपनी या पार्टिकुलर व्यक्ति को प्रमोट कर रही है ना, ये भी नहीं सही है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड बट इन इफेक्टिव मैनर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। बिजनेस की बात करें तो फेयर एंड अनबाइज्ड अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब वही मैंने आपको बताया ऊपर के एग्जांपल, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पता चला है एक ही व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये तो बायसनेस है ना, या फिर फैमिली मेंबर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो ये बायसनेस है। तो फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी लीनियंसी। जो रेगुलेटरी बॉडीज है इनका क्या काम रहेगा कि जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, फेयर कंपटीशन रहे और पब्लिक इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट रखना ही है ओवरऑल। ओके, तो क्या इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? एक तो ये है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है, जो जनता का भरोसा है, वो कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा खबर आई तो ऐसा परसेप्शन बन सकता है लोगों का कि भाई ये तो बायस डिसीजन मेकिंग करेंगी या करेगा। ओके, उसके बाद आप देखिए अगर पब्लिक ट्रस्ट लॉस होता है तो गवर्नमेंट पर भरोसा कम हो सकता है। ओके, उसके बाद करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर, ये भी हो सकती है। भाई जो बायसनेस है उसको बरकरार रखने के लिए पता चला कि ब्राइबरी दी जा रही है, किसी को हायर पोस्ट पर जानबूझकर अपॉइंट किया जा रहा है अपने फेवर के लिए, फेवरेटिज्म, ठीक है। ये सब कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सब एथिक्स में लिखने में काफी आनंद आता है और होना भी चाहिए। और एक केस स्टडी आप याद रखिएगा, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। उसके बाद है न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो चांसेस न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी नहीं रहेगी। फिर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, राइट टू इक्वलिटी कहता है। ओके, और जो पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, फेयरनेस की बात करता है, तो यहाँ पर ये भी आपका इश्यू आ रहा है। फिर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ब्रांड रिकॉग्निशन, मतलब अगर किसी कंपनी पर आरोप पे आरोप लग रहे हैं तो पता चला कि उसके बिजनेस पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना मीडिया ट्रायल। तो मीडिया ट्रायल ऑन पर्सन, लेकिन मीडिया ट्रायल ऑन कंपनी भी तो हो सकती है। अगर मीडिया ने, सारे मीडिया ने बोल दिया कि नहीं ये कंपनी फ्रॉड है, तो पता चला जनता का जो इमोशन है उसी के साथ जाएगा, है कि नहीं है, और धड़ाधड़ कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। आप समझिए कि क्या होता है। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया? तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके लिए क्या है, एक तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 है। इसमें ये बोला जाता है कि जो सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्वेंट जो हैं, उनको अपने प्राइवेट इंटरेस्ट डिक्लेयर करने पड़ेंगे विथ रिलेटेड टू हिज पब्लिक ड्यूटी, कि अगर वो किसी डिपार्टमेंट में, किसी एसोसिएशन में कार्य कर रहे हैं एज ए पब्लिक ऑफिशियल, तो आप ये डिक्लेयर करिए कि कहीं वहाँ पर आपका प्राइवेट इंटरेस्ट तो नहीं है, ताकि वो ड्यूटी आपकी हैम्पर ना हो, वहाँ पर आपका बायसनेस ना हो जाए। फिर है सिविल सर्वेंट should not misuse his or her position as civil servant or should not take decisions for the purpose of financial or maternal benefit for himself, family or his friends। कभी कभी होता है ना कि अगर पोस्ट पर, अच्छे पोस्ट पर है, तो पता चला कि जो नीचे का पोस्ट है जो हमारे कंट्रोल में है, लेट्स से उसको फिलअप करने का, तो हम फैमिली या फिर रिलेटिव्स को जगह दे देते हैं। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गाइडलाइंस, फिर है सेबी कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोर्ड मेंबर्स, तो ये भी है, ठीक है। फॉर बिजनेस के लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 166 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बस इसी टाइप से कीवर्ड याद रखें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, किस किस मुद्दे को लेकर हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करिए, प्रोसीजर स्टेब्लिश करिए ताकि उसको मैनेज कर सके। बोलते हैं ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि समस्या है क्या। जब पता चल जाएगी समस्या क्या है तो उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप कमिटमेंट, कि भाई अगर हमने कोई हायर पोजीशन में बैठे हैं तो वहाँ पर हमारी लीडरशिप मायने रखनी चाहिए, वहाँ पर हमारा जो पब्लिक ड्यूटी है वो मायने रखनी चाहिए, बाकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो नीचे रहना चाहिए। ओके, फिर आप देखिए स्ट्रेटजीज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या क्या किया जा सकता है। तो पहली बात तो कोई व्यक्ति है जो पोजीशन पर है
तो उनको फाइनेंशियल पर्सन एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट डिस्क्लोजर करना चाहिए, जो कि हमने देखा भी ऊपर में मैंडेट भी है कहीं कहीं पर। फिर डिसइन्वेस्टमेंट और लिक्विडेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर कोई कंपनी में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आप साथ के साथ रेगुलेटर भी हैं उस कंपनी के, तो आप या तो रेगुलेटर रहिए या फिर आप उस कंपनी में एज ए स्टेक होल्डर रहिए, दो काम में से एक काम। उसके बाद रिकर्जल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एन अफेक्टेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एसेस ऑफ अफेक्टेड ऑफिशियल टू पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। तो ये सब है, आप एक बार देख सकते हैं, काफ़ी इजी पॉइंट से आप समझ भी सकते हैं। उसके बाद इंश्योर वाइड पब्लिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी भी आना चाहिए। उसके बाद पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए एट रिस्क एरिया के कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसको आइडेंटिफाई करिए और फिर उसको कैसे डील करना है उसके लिए भी प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर इनसाइड इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम ये ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई गिफ्ट दे रहा है तो उस पर भी हम देख सकते हैं, और ये सब आप देखेंगे जब कोई पब्लिक सर्वेंट बनता है तो कुछ इस प्रकार से प्रोटोकॉल बने रहते हैं कि आप एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर गिफ्ट नहीं ले सकते, ओके। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर पब्लिक सर्वेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम रिवॉल्विंग डोर। इसका मतलब ये होता है, रिवॉल्विंग डोर का मतलब कि आप पहले गवर्नमेंट में कार्य कर रहे थे, फिर प्राइवेट सेक्टर में गए, फिर प्राइवेट सेक्टर से फिर गवर्नमेंट में आ गए। तो जब आप ये ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आपके लिए सर्टेन कूलिंग पीरियड होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्राइवेट इंटरेस्ट को दिमाग में रख के आप पब्लिक सर्विसेज में इंटर कर रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। फिर क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी, मतलब एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइटिंग बॉडी होनी चाहिए जो इन सब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यू को देख सके, ओके, मॉनिटर कर सके और इन्फोर्स भी कर सके, ये भी है। और केस स्टडी ये है कि बहुत सारे यूएस के स्टेट में एथिक्स कमीशन है जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मुद्दे को देख लेती है। ये कोट आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो कंक्लूजन है वही है कि एड्रेसिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये सिर्फ लीगल कंप्लायंस से तो नहीं होगा कि भाई कानून हमने बना दिया उसको पालन कर रहे हैं तो बस हो गया, नहीं। इथिकल गवर्नेंस भी आता है कि आप इथिकली कितने रेडी हैं अपने कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए, ओके। तो जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, ट्रस्ट के आधार पर लोगों का ट्रस्ट होता है और पब्लिक ड्यूटी होती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। तो उन्हें अगर ऐसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आती है तो आइडेंटिफाई करके अपने आप को यूँ कह सकते हो कि रिजॉल्व करने का प्रयास करें, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप देखिए जो आपका ये एथिकल प्रैक्टिस दिया गया है वो ऊपर के ही टॉपिक पर आधारित है, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हमने तो सॉल्व किया, अब आपको ड्यूटी बनता है कि आप सॉल्व करें, और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो फिर हम आपको रिप्लाई देंगे कि आप कितने पानी में हैं, ओके। तो आप थोड़ा सा पॉज करके केस स्टडी पढ़ें, और यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसको एनालाइज करें, फिर सॉल्व करें, ओके। उसके बाद है एथिक्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, एक नेक्स्ट टॉपिक है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो कितना ज़्यादा प्रचलित हो गया है, ओके। तो जो प्रचलित हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेट एसेसिबिलिटी, मोबाइल एसेसिबिलिटी और बच्चों का जो इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है मोबाइल कंप्यूटर के बीच, तो ये तो होना ही है। तो क्या हम इसको ख़त्म कर दें? नहीं, इसको रेगुलेट करना पड़ता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके वेरियस डायमेंशन, एक तो बच्चे भी खेलते हैं अपने मनोरंजन के लिए, दूसरा हो सकता है एडिक्शन, तीसरा हो सकता है मनी पर्पज, चौथा हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग, ओके। तो ये सब डायमेंशंस हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग में जो वेरियस इश्यूज आते हैं, हमने भी डिस्कस किया और भी हैं, तो वहाँ पर भी गवर्नेंस होना चाहिए। गवर्नेंस कहाँ कहाँ पर होना चाहिए? एक तो है आपका कि जो डेवलपर है, जब गेम डेवलप करते हैं, वो भी एक हो गया, ओके। बाकी जो हमने डिस्कस किया वो भी है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कंटेक्स्ट क्या है, वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी, ये इश्यू किया गया है बाय वेरियस एसोसिएशन। उतना कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेक्स्ट यही है कि कोड ऑफ एथिक्स और फिर जो ऑब्जेक्टिव है क्या की प्रोविजंस है, और थोड़ा की स्टॉक होल्डर देखेंगे क्या एथिकल कंसर्न्स है, मेन तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है फिलहाल तो हमारे देश में गेमिंग को लेकर, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ये है। फिर क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, फिर एक केस स्टडी इसको भी हमने सोल्व किया था, सोल्व करने के लिए तो आप ही को हम देंगे। ओके, अब देखिए जो कोड ऑफ एथिक्स होता है, पहली बात तो आप ये समझे वॉलेंटरी होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आप पर लीगल कार्रवाई हो जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कहीं कहीं पर होता है, लेकिन मोस्टली ये वॉलेंटरी होता है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। क्या कार्य होता है कोड ऑफ एथिक्स का, कि आप किसी कंपनी में है, किसी डिपार्टमेंट में है, किसी ऑफिशियल पोजीशन पर है, तो उस डिपार्टमेंट की गरिमा, उस पोजीशन की गरिमा बनाने के लिए कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक प्रिंसिपल, जिसको पालन करना चाहिए, यानी कि डू एंड डोंट्स। तो जो डू होंगे वो आप करेंगे, जो डोंट्स है वो नहीं करेंगे, अदरवाइज उस पोजीशन की, कंपनी की गरिमा, स्टेक, इंटरेस्ट सब हार्म हो सकता है, ये चीज है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, एक ये भी होता है कि इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, याद रखना है आपको। हमने वो तो चलो पोजीशन और कंपनी के बारे में बात करा, लेकिन कंज्यूमर के लेवल पर भी ये चीजें होती हैं, क्योंकि सर्विस डिलीवरी तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जा रही है। एंड इनेबल देम टू मेक इन्फॉर्म चॉइस अबाउट द ऑनलाइन गेम्स दे असेस। अब आप देखिए, टू क्रिएट ए हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन गेम्स इन इंडिया एंड इनग्रेन ए कल्चर ऑफ रेस्पॉन्सिबल गेमिंग, दूसरा पॉइंट ये निकल कर आया। उसके बाद आप देखिए क्या की प्रोविजंस है, तो एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज की। ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज कौन है, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके, बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे रमी हो गया और ड्रीम 11 हो गया, ये सब क्या है, आपके ऑनलाइन गेमिंग प्रोवाइड करते हैं और इनका अपना प्लेटफॉर्म होता है। तो एक तो जो खेल रहे हैं और ये एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और एक और है जो इन सब के साथ जो बिजनेसेस और अदर स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं, वो भी तो हैं, तो वो सब आपके स्टेक होल्डर आते हैं। तो एक तो है आपका कि रेस्पॉन्सिबल गेमिंग होना चाहिए, जैसे सेल्फ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेल्फ एक्सक्लूजन फीचर, यानी कि जो प्लेयर्स हैं अगर वो एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं अपने वहाँ से, गेम अगर ना खेलना चाहे तो। ओके, और फिर एक है आपका एज गेटिंग। एज गेटिंग मतलब ये है कि जो माइनॉरिटीज है उनको तो थोड़ा आइडिया नहीं रहता, मैच्योरिटी नहीं रहती, तो वो भी इस तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो जो रियल मनी प्राइजेज वाले गेम्स है वो वैसे बच्चे को ऑफर ना किया जाए जो 18 ईयर्स से कम है, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है, तो हो सकता है स्कैमर्स इनका फ़ायदा उठा ले, है ना। फिर फेयर गेमिंग होनी चाहिए। फेयर गेमिंग में क्या है कि जो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन है गेम्स की वो विजिबल होना चाहिए, जो प्राइवेसी है जो भी क्लाइंट्स की वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ओके, तो ये है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल सेफगार्ड, कि ऐसा ना हो कि हमने पैसा लगाया और पैसा ही डूब गया और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियाँ हो रही है, तो उसके लिए KYC अपडेट करके रखिए, जो भी स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं। फिर ये रेस्पॉन्सिबल एडवर्टीजमेंट, जैसे आजकल आप देखते हैं कि अगर कोई गेमिंग का प्रचार चल रहा है तो वहाँ पर, या फिर शेयर मार्केटिंग का प्रचार चला जाता है तो बोला जाता है कि भाई मार्केटिंग रिस्क है तो अपने जोखिम पर खेले, तो ये आप रेस्पॉन्सिबल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। सेफ, सिक्योर एंड रिलायबल गेमिंग होना चाहिए। ओके, क्या स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर गेमर्स है, गेमर्स में आपका कंज्यूमर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, पोटेंशियल विक्टिम्स भी हो सकते हैं जो आपके अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करवाए जा सकते हैं। उसके बाद गेम डेवलपर है, ये क्या काम करेंगे, गेमिंग एक्सपीरियंस, ताकि लोगों का आकर्षण बढ़ जाए, क्योंकि भाई ये तो कंपनी ही है ना, तो अपना तो चाहेगा कि लोग और जुड़े और प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इनके लिए एक ड्यूटी ये भी रहती है कि जो कंटेंट सर्व कर रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल हो। ओके, एक है प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, डेवलपर अलग है, प्रोवाइडर अलग है, ध्यान रखना है आपको, कभी कभी ये दोनों कंपनी सेम भी हो सकते हैं। उसके बाद है आपका रेगुलेटरी बॉडी, जैसे आपका जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करता है, उनका इंटरेस्ट यही रहेगा, रेवेन्यू जनरेशन, इलीगल एक्टिविटीज ना हो, जो रेगुलेशन है उसका इन्फोर्समेंट हो,
एज गेटिंग होनी चाहिए कि बच्चे सब ना इन्वॉल्व हो जाए। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल गेमिंग भी होनी चाहिए। फिर सिविल सोसाइटी होता है। सिविल सोसाइटी क्या इंश्योर करेंगे कि जो बच्चे हैं वो एडिक्शन में ना आ जाए, हार्मफुल कंटेंट एक्सेस ना कर ले, एक्सेसिव गेमिंग में ना आ जाए, जिसको आजकल क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से एक डिसऑर्डर जो WHO ने डिक्लेयर किया, याद नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे क्या तो था, गेमिंग डिसऑर्डर नहीं, वो नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं एथिकल कंसर्न्स क्या है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। एक तो है का गेमिंग वर्सेस गैम्बलिंग। तो ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग होनी चाहिए आज के समय में, हम मानते हैं, लेकिन वो गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, सट्टेबाजी नहीं कि भाई पैसे लगा रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो गेम ऑफ स्किल है और गेम ऑफ चांस है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। गेम ऑफ स्किल मतलब हाँ स्किल लगा के, दिमाग लगा के खेल रहे हैं, और गेम ऑफ चांस है बस लक फैक्टर है कि अगर चांसेस मेरा बन गया तो बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके कैसीनो है, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया था, जो कैसीनो जो होते हैं वो गेम ऑफ चांस होते हैं, और जो आपके चेस हैं गेम ऑफ स्किल है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, फिर प्राइवेसी कंसर्न्स ये भी आ जाता है। फिर फेयर प्ले, कभी कभी हो सकता है जो गेम कोडिंग डेवलप की गई है उसमें ही बायसनेस आ जाए। ओके, हो सकता है जो स्टेक होल्डर, अदर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम में, पता चला कि वो कंपनी के ही एसोसिएट है। ठीक है, तो ऐसे में मैनिपुलेट किया जा सकता है कंज्यूमर के बिहेवियर को। ओके, तो इससे आपका कंपटीशन हार्म हो सकता है। उसके बाद यूजर प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की भी इशू आ जाती है। फिर एक वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में ये है, आप समझिए वर्च्यू एथिक्स मतलब क्या है, जो एथिकल वैल्यूज है वो हम वर्च्यू, किसी व्यक्ति के जो संस्कार है उसको हम देख के निकाल देते हैं। जैसे महात्मा गांधी की बात करें तो उनका जो वर्च्यू निकल कर आता है, नॉन वायलेंस निकल कर आता है, पीस निकल कर आता है, रिलीजियस इक्वालिटी निकल कर आता है। तो गेम के जो कैरेक्टर है ना, उसमें हम ऐसा कैरेक्टर डालें जिसको हम आइडियली फॉलो कर सके। अब पता चला कि गुंडे को हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको हम अच्छा दिखा रहे हैं, उनको हम जीतता हुआ दिखा रहे हैं, तो ऐसे में तो बच्चा चाहेगा भाई हम गुंडा ही बन जाए, क्योंकि ये तो भाई जीतता है हमेशा, है ना। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गेम कैरेक्टर, मूवी में हीरो हीरोइन का कैरेक्टर, गुंडे का कैरेक्टर, वो सब चीज़ें। तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है गेमिंग इन इंडिया का, वो क्या है, एक तो गेम्स के बीच हमने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, यानी कि जो गेम्स ऑफ स्किल है उसको तो हमने लीगल मान के रखा है, और जो गेम्स ऑफ चांस है वो उसको हमने इलीगल करार दिया है। जैसे एग्जांपल है आपका जो रमी है, हॉर्स रेसिंग है, पोकर है, फैंटेसी स्पोर्ट है, इसको गेम ऑफ स्किल का नाम दिया गया है। और जो कैसीनो गेम्स है, लॉटरीज है, बेटिंग है, आपका गेम ऑफ चांस है। कुछ कुछ राज्य में लॉटरी और बेटिंग भी बैन है। अब एक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो हमारा कोर्ट है उसने कहा कि भाई स्किल गेमिंग जो है उसको तो हम बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एक्टिविटी अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन। उसके बाद है आपका 7th शेड्यूल, ये स्टेट को एम्पावर करता है टू इनेक्ट लॉ रिलेटेड टू बैटिंग एंड गैम्बलिंग, कि अगर बैन कर सकते तो ठीक है, नहीं तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने प्रोहिबिट किया ऑल ऑनलाइन गेमिंग एंड एलिमिनेटिंग द एग्जाम्पशंस टू गेम फॉर स्किल। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग रूल्स हो, और उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स भी आपका, ये सब आप याद रखिए जो हाईलाइटेड है। ओके, फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 विच एम्स टू सेफगार्ड इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड रेगुलेट डाटा प्रोसेसिंग। फिर आप देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये भी ऑनलाइन गेमिंग पर लागू होता है कि अगर लेट्स से ऑनलाइन गेमिंग में कहीं फ्रॉड हो गया, कहीं दिक्कत हो गई, तो फिर जो यूजर है वो कंप्लेन कर सकते हैं, और इससे उनका जो राइट है वो प्रोटेक्ट होगा, फाइनेंशियल राइट वो भी प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, तो अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, प्राइवेसी एथिक्स एंड डाटा प्रोटेक्शन। भाई जो डाटा निकल कर आते हैं ऑनलाइन गेमिंग सब से, उसमें पर्सनल डाटा भी हो सकते हैं, नाम, फ़ोन नंबर सब कुछ लिया जाता है, आपके डेट ऑफ बर्थ भी लिए जा सकते हैं, कभी कभी हो सकता है आधार कार्ड भी लिया जाए। भाई उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ना, डाटा को इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत है। ये ना हो कि जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो थर्ड पार्टी को सेल किया जा रहा है, और थर्ड पार्टी जो है स्पैम मैसेजिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, और आपसे पैसे खींच रहे हैं, है ना। रेस्पॉन्सिबल गेमिंग होनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन, जो भी गेमिंग कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, सेल्फ रेगुलेशन तो करे ही करे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई एंड एज वेरिफिकेशन, कि भाई इतने
से कम उम्र के हैं तो फिर आप ये गेम एक्सेस नहीं कर सकते, मनी नहीं लगा सकते। उसके बाद काउंसलिंग सपोर्ट भी होना चाहिए, रेगुलर ऑडिट्स भी किए जाने चाहिए, एंड आइडेंटिफाई एट रिस्क प्लेयर्स बाय पॉजिटिव मॉनिटरिंग ऑफ द प्लेयर बिहेवियर। यानी कि लेट से कोई प्लेयर है, वो पता चला कि दिन भर गेम खेल रहा है, पैसे लगा रहा है, तो इससे बिहेवियर पता तो चल ही जाता है प्लेटफॉर्म्स को, कौन कितना ज़्यादा एंगेज है। तो वो आइडेंटिफाई करके वो फिर उनको काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है कि भाई आप डी एडिक्शन हो। फिर आप देखिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस भी लाया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। फिर आप देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, केस स्टडी सॉल्व करिए। हमने पूरा कंटेक्ट बताया, ऊपर के जो भी आपके टर्म्स है, एथिकल कंसर्न है, वो आप यूज कर सकते हैं इस केस स्टडी को सॉल्व करने में, ठीक है। ये काम हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट है, पर्सनालिटीज इन न्यूज। तो पर्सनालिटीज में पहला जो पर्सनालिटी है वो सुश्रुता, जो कि 7 से लेकर 6 सेंचुरी BC तक रहे हैं। तो थोड़ा हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं इनके बारे में। तो ये फिजिशियन है, एंशियंट फिजिशियन, काशी वाराणसी से, और इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं। उन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखा विच इज रिटेन इन संस्कृत, एंड वन ऑफ द ग्रेट ट्रायलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के फील्ड में इन्होंने एक ये तो काम किए ही सुश्रुत जी ने, और भी है जैसे आपके चारक संहिता जिनको लिखा गया है महर्षि चारका के द्वारा। उसके बाद अष्टांग हृदय जो लिखा है बाघभट्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपका पैथोलॉजी, सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे क्या करना है, 12 वेराइटीज ऑफ फ्रैक्चर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी क्या होता है कि भाई जो अगर नाक डैमेज हो गया तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए राइनोप्लास्टी टेक्निक अप्लाई की जाती है, और ये आपका इसमें बताया भी गया। क्या हम यहाँ पर सीख सकते हैं, पायनियरिंग स्पिरिट एंड डेडिकेशन। आप समझिए कि इतने पहले के टाइम में जहाँ पर सब कुछ रिसोर्सेज सबकी कमी थी, ठीक है, फिर भी इन्होंने मेडिकल हेल्थ की दुनिया में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जिसका इस्तेमाल आज भी किए जाते हैं आयुर्वेदिक फील्ड में। तो हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो इसी पर तो आधारित है, ओके। तो इट डिफाइन द डेडिकेशन एंड द स्पिरिट, ओके। उसके बाद है आपका संत ज्ञानेश्वर। इनके बारे में अगर हम कहें तो ये आलांदी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 13th सेंचुरी मराठी सेंट है, फिलोसफर हैं, पोएट हैं। और आप समझिए कि इस दौरान भक्ति मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। तो इसी मूवमेंट के दौरान ये जो इम्पोर्टेंट फिलोसफर हैं, संत है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुए थे। और भी महाराष्ट्र के संत हैं, आप हमें नाम बता सकते हैं, ठीक है। और इनका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखिए ज्ञानेश्वरी, ये ऑथर इन्होंने किया विच इज ए कमेंट्री ऑन द भागवत गीता एंड अमृत अनुभव इन मराठी। उसके बाद न्यूमरस डिवोशनल पोएम्स इन्होंने लिखा जिसको नाम दिया गया अभंगाज, तो ये ध्यान रखना है। और अगर हम इथिकल वैल्यूज देखें तो सोशल इक्वलिटी एंड कंपेशन, जो व्यक्ति थे इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों से प्यार था, सोशल इक्वलिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। भक्ति साइंस में तो यही सब होता है, सोशल इक्वलिटी, दया भाव, मदद करना, ओके, ट्रीटिंग पीपल इक्वली, सोशल हायरार्की जो आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला सब था उसको चैलेंज करना, ठीक है। जो आपके सो को लोअर कास्ट बोले जाते थे उस समय डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वो सब डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये सब करते थे। उसके बाद PC महालनोबिस आप देख सकते हैं, जिनको हम स्टैटिस्टिकल मैन इन इंडिया कहते हैं। और क्या कंटेक्स्ट है, जो स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से जो भी आपके स्टैटिस्टिकल डाटा है गवर्नमेंट के वो डिसेमिनेट हो सके जनता को थ्रू दिस पोर्टल। तो जो स्टैटिस्टिक्स डे है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालनोबिस। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन्होंने स्टैब्लिश किया। नेशनल सैंपल सर्वे 1950 में इन्हीं की मदद से स्टैब्लिश हुआ, जो सैंपल कंडक्ट करती है आज भी आप देखते हैं। और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टैटिक्स की दुनिया में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किए हैं, जिस कारण आज हम अच्छे तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। उसके बाद PC महालनोबिस का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान है
वो पीसी महानोलोबिस प्लान ही कहा जाता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया। रिकॉग्निशन तो आप देख ही सकते हैं, पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिल चुका है। ठीक है, तो क्या हम एथिकल वैल्यूज निकाल सकते हैं? इंस्टीट्यूशन बिल्डर, अभी हमने 2-3 इंस्टीट्यूशन का नाम लिया और वो इंस्टीट्यूशन आज तक काम कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा योगदान निभा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी का डाटा देने में, एम्प्लॉयमेंट के डाटा देने में, और भी आपके जो सोशल सर्वे हैं उसको कंडक्ट करवाने में। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है पॉलिसी और जो एक्सपेंडिचर करती है वो इन्हीं सब डाटा के आधार पर तो करती है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा रोल है। तो ब्रिलियंट स्टैटिस्टिशियन एंड साइंटिस्ट whose scholarly contribution led to the development of large scale survey undertaken by the policy making in India। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, काफी ग्रेट पर्सनालिटी, फ्रीडम फाइटर, और इन्होंने अंग्रेजों को तो पसीने छुड़ा दिए एक प्रकार से, इतनी ज्यादा गतिविधियां ये करते थे। ओके, तो चंद्रशेखर आजाद, ये अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ। उसके बाद कंट्रीब्यूशन देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आपका 1920 के दौरान चला था उसमें पार्टिसिपेट किए। उस समय वो 15 साल के थे, महज 15 साल के, और अपने आप को उन्होंने आज़ाद टाइटल दिया, द फ्री। उनका फादर का नाम स्वतंत्र, और जब उनको जेल में पकड़ लिया गया था, जेल में रख दिया गया था, तो उन्होंने अपने घर का नाम, मतलब जेल। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करें कुछ एक्टिविटीज की, तो ज्वाइंट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, और ये जो HRA ज्वाइन हुआ था, और आपको पता होगा कि इस दौरान जब साइमन कमीशन आया था तो जो लाला लाजपत राय साहब थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया था साइमन कमीशन के खिलाफ। लेकिन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इस सब को रोक रहे थे, तो उन पर अटैक कर दिया गया था, जिनसे उनको चोट लग गई, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद साहब ने बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी ज्वाइन किया, और बेसिकली जो JP सॉन्डर्स है उनको शूटिंग भी की लाहौर में 1928 में। ओके, उसके बाद इन्होंने अटेम्प्ट भी किया था टू अटैक वाइसराय ऑन इंडिया ट्रेन इन 1929। ओके, और बाद में जो HRA है वही आपका HSRA बन गया था 1928 में। सोशलिस्ट विचारधारा फिर आने लगी थी। तो यहाँ पर लीडरशिप और फियरलेसनेस को दिखाता है, आप समझिए, फियरलेसनेस। उसके बाद है कदम्बनी गोंगली। कंटेक्स्ट यही है कि बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया डॉक्टर कदम्बनी गोंगली का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए कि ये भागलपुर, जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करती है, और शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एडुकेटेड फीमेल डॉक्टर। तो कितना बड़ा इंस्पिरेशन है महिलाओं के लिए, या फिर आप समझिए को महिला जो अपने आप को कमज़ोर फील करती हैं कि नहीं, हम गरीबी में कैसे उभर पाएंगे, सोसाइटल चैलेंजेस से कैसे उभर पाएंगे, तो ये इंस्पिरेशन है। और साथ के साथ ब्रह्मो समाज की ये सदस्य भी थी, और शी वाज वन ऑफ द 6 रिप्रेजेंटेटिव इन द फर्स्ट फीमेल डेलीगेशन जो 1889 इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था। तो महिलाओं का जो डेलीगेशन गया था उसमें एक महिला थी, कदम्बनी गोंगली भी। और 1906 में सी हेल्प ऑर्गेनाइज द वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन कोलकाता। और उसके बाद देखिए, सी अलोन विद कामिनी रॉय वर्क फॉर ए गवर्नमेंट कमेटी टू इंक्वायर अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन माइनर्स, जो बिहार और उड़ीसा में फेस कर रहे थे। ओके, और इन्हीं के एफर्ट के कारण, इन्हीं के प्रयास के कारण इंडिया में फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ था। क्या है ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद यहाँ पर क्या एथिकल प्रिंसिपल निकल कर आता है? प्रोफेशनल कमिटमेंट एंड एम्पैथी, ये निकल कर आता है। उसके बाद है पिंगली वेंकैया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है, और ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, और गांधीयन फिलोसफी के काफ़ी बड़े बिलीवर और नेशनलिस्ट थे ही थे। और कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो शुरुआत में इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सोल्डर के रूप में ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग द एंग्लो बॉयर वॉर, और इंडियन नेशनल फ्लैग इन्होंने डिज़ाइन किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधी, अच्छे से याद रखना है। और स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था आपका, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तिरंगा उत्सव सेलिब्रेट किया गया 2022 में ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लिटरेरी वर्क्स, भारत देशनिकी ओका जातीय पटकम, यानी कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, 1916 में इन्होंने लिखा था। ओके,
तो क्या डेडिकेशन एंड इंथ्यूजम जो आपके एथिकल प्रिंसिपल वो दिखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे और कंट्रीब्यूट भी किया हमने देखा, और फ्लैग बनाने में काफ़ी माहिर थे, तो इनके जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और उन्होंने बुक भी लिखा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये पूरा आपका एथिक्स का सेक्शन कवर होता है। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन इससे आपका जो एथिक्स का सेक्शन है वो मजबूत होगा और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे औरों से। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा है, समझा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, वेरी वेरी थैंक यू।